ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इस वर्ड को ध्यान से समझो। माइक्रो मीन्स मेल की बात हो रही है, स्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। हमारी माइक्रोस्पोर्स क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ही क्या होती है? माइक्रोस्पोर्स। इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्कोप्स। उसका प्रोडक्शन अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी पॉलन टेट्राड की बात हो रही है। तो बच्चों एक होता है पीएमसी। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल। ठीक है, पॉलन मदर सेल जो है इसी से हमारे प्रोड्यूस होते हैं। मैंने बताया था मदर्स हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ न्यू वन। ठीक है, तो ये पॉलन मदर सेल्स से जो है हमारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। किस प्रोसेस से बनते हैं वो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझना मेरी बात। देखो हमारे पास एक पीएमसी था, मैंने अभी पीएमसी के बारे में बताया। अब पीएमसी का जो सेल है ना, पॉलन मदर सेल्स, ये इसमें क्या होगा? मियोसिस होगी। इसमें मियोसिस होगी। अब पीएमसी बनता कैसे है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टेपिटम के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू में हमारी माइटोसिस होती है, कंटिन्यूस माइटोसिस होती जाएगी और पीएमसी प्रोड्यूस होते जाएंगे। जब पॉलन मदर सेल प्रोड्यूस होगा तो उसमें मियोसिस होगी। ठीक, फर्स्ट मियोसिस के बाद 2 सेल्स बनेंगे और सेकेंड मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, और ये चारों सेल्स हैप्लॉइड होंगे जिसको हम बोलेंगे पॉलेंस। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो लिखा हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, या पॉलन टेट्राड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा कि वो प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, सबके पॉलन्स अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है क्या पॉलन का। देखो ये दे रखा है, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन्स हैं। तो ये हमारे पास एक सेल क्रिएट हुआ जिसको हमने बोला पॉलन। ठीक है, अब इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें एक बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक, इसे पार्ट हटा देना। ओके, तो हम पॉलन का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये हो गया हमारा पॉलन, इसके अब आसपास में सूरज बनाऊंगी, सूरज की किरणें, और एक पॉइंट पे मैं सूरज की किरणें स्किप कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा पॉलन का स्ट्रक्चर है। मैं अब यहाँ पे स्किप क्यों करी? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, सुनो गौर से दुनिया वालों। इसकी जो बाहर वाली लेयर है इसका नाम है एक्साइन। ठीक है, और एक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन, ये आपको मिल जाएगा टेक्स्ट के बीच में। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। फिर इसकी जो अंदर वाली लेयर है ये बनी होती है, इसका नाम है इंटाइन। ठीक, इंटाइन। और ये बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। स्पोरोपोलेनिन है ना, एकदम टफ है, टफ गाय। इसको कोई हरा नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत सारी एंजाइम्स इस पर कुछ भी असर नहीं कर पाती। इसकी वजह से ये पॉलन सालों साल जिंदा रहता है। ठीक है, उस पर कोई हार्म नहीं पहुंचता। स्पोरोपोलेनिन इज अ टफ गाय। इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जबकि अंदर वाली जो लेयर है इंटाइन, वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई है, इसको इजीली डिग्रेड किया जा सकता है। अब मैंने एक पॉइंट बताया था जहाँ पे ये एब्सेंट है, जो एक्साइन होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ऐसा हो रहा है? तो इस वाले पॉइंट का नाम है जर्म पोर। जर्म पोर, जर्मपोर क्यों? क्यों आगे हम देखेंगे कि यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगा। तो स्पोरोपोलेनिन ऑलरेडी जब इतना टफ है तो वो अपने अंदर का कंटेंट भी बाहर क्यों आने देगा? ठीक है, तो हमें एक पॉइंट छोड़ना पड़ेगा जहाँ से जो है पोलन ट्यूब निकले और वो फर्टिलाइजेशन में आगे, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो वैक्यूल है वो
बड़ा होता जाता है, अपना साइज इंक्रीज करेगा और एक टाइम आएगा कि इसमें 2 सेल्स बनने लगेंगे। एक स्टेज आएगी जिसमें इसमें 2 सेल्स बन जाएंगे, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। ये देखो यहाँ पे, ये कौन सा प्रोसेस है? डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक ऊपर एक नीचे चला जाएगा। तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा इसको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और जो छोटा वाला पार्ट जनरेट हुआ इसको हम बोलेंगे जेनरेटिव सेल। तो ये कौन सी स्टेज है? 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज। पर इसके बाद भी एक स्टेज आती है, इसके बाद एक स्टेज आएगी जिसमें हमारा, ये तो वेजिटेटिव सेल हो गया, जेनरेटिव सेल में फिर से 2 सेल्स बन जाते हैं, तो ये हो जाती है हमारी 3 सेल स्टेज, ठीक। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे दे रखा है बच्चों, पॉलेंस के बारे में बुरी बुरी चीज़ें दे रखी हैं कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रॉस करते हैं। तुमने वो वाली घास देखी है जो बचपन में हमें घास दिखती है, उसमें छोटे छोटे गोभी जैसे लगे होते हैं, हम कहते थे ये गोभी का पौधा है, ठीक है। ऐसा लगता था कि वो गोभी बड़ी होगी और फिर बड़ी सी गोभी बन जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। वो जो छोटी छोटी गोभी जैसी घास होती है उसी का नाम होता है बच्चों पार्थीनियम, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है पार्थीनियम, इसको हम गाजर घास भी कहते हैं। गोभी जैसी दिखती है पर उसका नाम है गाजर घास, ठीक है। तो उसके जो पॉलेंस होते हैं ना, हम उसे खेलने लगते हैं, उसे क्रश भी करने लगते हैं, पर उसके पॉलेंस हमारी नाक में जाके ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। और ऐसे बहुत से पॉलेंस हैं जो हार्मफुल होते हैं, पर पॉलेंस की बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। पॉलेंस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं, ओके। इसके साथ साथ वो जो पॉलन है इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स। इसके साथ साथ ये कॉस्मेटिक में भी यूज़ करे जाते हैं, स्किन को चमकाने के लिए, ठीक है। और ये देखो दे रखा है नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलेंस। इवन बहुत सारी पॉलन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये देखो परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को बढ़ाने के लिए भी हम पॉलन कंजप्शन को, पॉलन कंज्यूम किया जाता है। अब जो पॉलन उड़ के इधर उधर जा रहा है उसको आखिर जाना कहाँ है? उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाना है, तो वो जाके लैंड करता है किस पे? स्टिग्मा। स्टिग्मा याद है ना, ये वाले स्ट्रक्चर में हमारा ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो उड़ के आएगा या कहीं से भी आएगा तो वो यहाँ पे गिरेगा आके, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना आज पॉलन यहाँ से उड़ के गया, प्लांट से निकल के गया, तो वो अगले ही स्टेप में स्टिग्मा पे पहुंच जाए। हो सकता है उसे सालों साल लग जाए, हो सकता है वो कभी पहुंचे ही ना, हो सकता है वो 10 मिनट में ही पहुंच जाए। तो ये सब डिपेंड करता है कि उसकी वायबिलिटी कितनी है। वायबिलिटी मतलब कि अगर वो अगले साल पहुंच रहा है तब भी वो सही है कि नहीं है, या वो अगले 10 मिनट में पहुंच रहा है तब भी वो सही है या नहीं है, ठीक है। वायबिलिटी मतलब इतना टाइम पीरियड जब तक जो पॉलन है वो फंक्शनिंग है, उसको बोलते हैं वायबिलिटी, ठीक है। पीरियड फॉर विच ये सब डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है उस प्लेस का, ह्यूमिडिटी कैसी है। कई पॉलेंस जो हैं वो 30 मिनट में ही अपनी वायबिलिटी खो देते हैं, जैसे राइस और व्हीट के जो पॉलेंस होते हैं। इसके साथ साथ कई फैमिलीज ऐसी हैं जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलनेसी। रोजेसी नाम से समझ आ रहा है, इसमें रोज आ रहा होगा, ठीक है। लेग्यूमिनेसी में दाल वाला परिवार, जिससे दाल के सारे प्लांट्स होते हैं। और सोलनेसी हमारा आलू का परिवार, ठीक है। तो इन सब के जो पॉलेंस होते हैं इनकी जो है वायबिलिटी वो कई महीनों तक सस्टेन करती है। और ऐसे पॉलेंस, कई बार हम पॉलेंस को सालों साल बचाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, क्रायो प्रिजर्वेशन। जब हम लो टेम्परेचर पे चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करेंगे, फिर इसको यूज़ किया जाता है आगे सीड प्रोग्राम्स के लिए।